आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे कि अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टी क्या है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इवोल्यूशन कैसे हुआ। अगर एंशिएंट इंडिया की बात करें तो एंशिएंट इंडिया के अंदर कोई भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज सिस्टम नहीं था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, मतलब कोई भी कोडिफाइड सिस्टम नहीं था। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज का इनोवेशन करता है तो उसे एक्नॉलेजमेंट मिलती थी, मतलब सोशल रिस्पेक्ट मिलती थी, लेकिन उस पर ओनरशिप नहीं मिलती थी, क्योंकि लोगों का मानना ये था कि जो नॉलेज है उस पर किसी की ओनरशिप नहीं हो सकती और नॉलेज को हमेशा पास ऑन करते रहना चाहिए, और इसीलिए एक गुरु शिष्य परंपरा का सिस्टम था। अगर ग्लोबली बात करें तो 6th सेंचुरी के अंदर एंशिएंट ग्रीस में कुछ एक्सटेंट तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई नई रेसिपी डेवलप करता है तो उस टेक्निक पर उस व्यक्ति को 1 साल तक एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा। तो ग्रीस और रोम के अंदर कुछ एक्सटेंट तक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया इन 6th सेंचुरी। रिपब्लिक ऑफ वेनिस ने इनेक्ट किया दी वेनेटियन पेटेंट स्टैट्यूट ऑन 19 मार्च 1474 में। ये फर्स्ट स्टैट्यूटरी पेटेंट सिस्टम था यूरोप का। ये जो एक्ट था पेटेंट राइट ग्रांट करता था और इसका एक बेसिक प्रिंसिपल था। इस प्रिंसिपल को आज भी पेटेंट लॉ का बेस माना जाता है। न्यू एंड इंडिजीनियस डिवाइस नॉट प्रीवियसली मेड प्रोवाइडेड इट वाज यूजफुल। न्यू एंड इंडिजीनियस डिवाइस मतलब जो डिवाइस है, जो इनोवेशन है, वो नई होनी चाहिए, और इंडिजीनियस मतलब स्वदेशी, होम ग्रोन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं और से आपने कॉपी कर लियो। मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर इसकी पहले डेवलपमेंट हो चुकी हो, आपने उसको कॉपी करके अपने कंट्री के अंदर बता दिया कि ये मेरी डेवलपमेंट है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रीवियसली मेड नहीं होनी चाहिए कोई भी इनोवेशन, कोई भी डिवाइस। और साथ में प्रोवाइडेड में डाल दिया कि वो यूजफुल भी होनी चाहिए, तब आपको पेटेंट राइट ग्रांट किया जाएगा। उसके बाद आया स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलाई 1624। ये जो एक्ट था ये इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने एनेक्ट किया था और ये पेटेंट एक्ट था। उसके बाद आया ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ एनी 1710, और ये पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन ने बनाया और ये कॉपीराइट से रिलेटेड था। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट केसेस आए, मिलर वर्सेस टेलर 1769, देन हिंटन वर्सेस डोनाल्डसन 1773, देन डोनाल्डसन वर्सेस बेकेट 1774। ये मैंने यहाँ पे इसलिए डाल दिया क्योंकि जब हम इनकी सीक्वेंस पढ़ते हैं तो ये जो केसेस हैं ये पहले आते हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट जजमेंट आई, इसीलिए मैंने सीक्वेंस में इन तीनों केसेस को भी डाल दिया। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन 3 केसेस में क्या जजमेंट आई और किस चीज़ से रिलेटेड थे। उसके बाद आया पेरिस कन्वेंशन 1883, देन आया बैरिन कन्वेंशन 1886। दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो उसके बाद 1893 में एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी जो थी बिरपी, द यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरेक्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। पेरिस और बैरिन कन्वेंशन को मर्ज कर दिया 1893 में। उसके बाद बिरपी बनी। पहले बिरकी पहले बिरपी का जो हेडक्वार्टर था वो था बैरन में, स्विट्जरलैंड में। बाद में इसको जिनेवा में मूव कर दिया गया इन 1960। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म है वो फर्स्ट टाइम यूज की गई थी मॉडर्न पीरियड में बिरपी के अंदर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनी, इसमें ही फर्स्ट टाइम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टर्म को मॉडर्न पीरियड में यूज किया गया। इससे पहले एक बार और इसको यूज किया गया था मंथली रिव्यू में 1769 में। बिरपी जो है उसको सक्सीड किया वीपो ने। वीपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1967 में बनी, और ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशन की। जॉन गुटनबर्ग contributed to the origin of the first copyright system in the world। जो जॉन गुटनबर्ग है इन्होंने कोई लीगल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया था, इसीलिए मानते हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है कॉपीराइट में। क्यों? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस की इनोवेशन के बाद जो काम है, जो पब्लिशिंग वर्क है, वो ज़्यादा लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, तो इसीलिए मानते हैं कि इनका एक कंट्रीब्यूशन है कॉपीराइट सिस्टम में। सो सबसे पहले आया वेनेटियन पेटेंट स्टैट्यूट 1474, देन आया स्टैट्यूट ऑफ मोनोपोलाइज एक्ट 1624, देन ब्रिटिश स्टैट्यूट ऑफ वेनिस 1710, देन पेरिस कन्वेंशन एंड देन बैरिन कन्वेंशन। पेरिस और बैरिन कन्वेंशन मर्ज हुई तो बनी बिरपी 1893, और बिरपी को सक्सीड किया वीपो ने इन 1967। अब हम डिस्कस करेंगे अपने केसेस। मिलर वर्सेस टेलर 1769। इस केस के अंदर जो जज थे वो थे लॉर्ड मैन्सफील्ड। ये इंग्लिश कोर्ट का केस था। केस रिलेटेड था कॉपीराइट एंड प्रिंसिपल ऑफ द लिटरेरी प्रॉपर्टी। इस केस के अंदर मिलर जो थे उन्होंने पब्लिशिंग राइट खरीद लिए थे जेम्स थॉमसन की पोयम की, और जैसे ही स्टैट्यूट ऑफ एनी के अकॉर्डिंग जो टर्म थी वो एंड हुई, वैसे ही रॉबर्ट टेलर ने उस काम को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो इशू अराइज हुआ
ये जो लिटरेरी वर्क है वो प्रोटेक्टेड है अंडर कॉपीराइट। दूसरा, क्या जो कॉपीराइट के अंदर अधिकार है वो परपेचुअल है। परपेचुअल मतलब लाइफ टाइम के लिए है। तो कोर्ट ने हेल्ड किया इन फेवर ऑफ मिलर। कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो लिटरेरी वर्क है वो प्रोटेक्टेड है कॉपीराइट के अंदर, और ऑथर के पास राइट है कि वो पब्लिशिंग को कंट्रोल कर सकता है। इवन अगर स्टैट्यूट ऑफ एनी के अंदर टर्म भी मेंशन है उसके बावजूद भी उसके पास परपेचुअल राइट है, लाइफ टाइम के लिए राइट है। जो मिलर वर्सेस टेलर की जो जजमेंट है इसको रिजेक्ट किया डोनाल्डसन वर्सेस बेकेट ने। जो लैंडमार्क जजमेंट आई वो आई डोनाल्डसन वर्सेस बेकेट। ये जो जजमेंट थी लंबे समय तक नहीं चली। देन केस आया हिंसन वर्सेस डोनाल्डसन 1773। ये स्कॉट्स लॉ का केस था। इस केस के अंदर कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो कॉपीराइट के अधिकार है वो टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए है, और वो भी इस तरीके से हैं जैसे स्टैट्यूट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। अगर स्टैट्यूट के अंदर 14 ईयर्स तक आपके पास राइट ग्रांटेड है तो 14 ईयर्स तक ही आपके पास प्रोटेक्शन है। स्टैट्यूट ऑफ एनी के अंदर 14 ईयर्स तक ही राइट ग्रांटेड है, अगर आप चाहें तो इन्हें एक्सटेंड करा सकते हैं नेक्स्ट 14 ईयर्स के लिए। डोनाल्डसन वर्सेस बेकेट 1774, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स का केस था। जो बेकेट था वो ओरिजिनल पब्लिशर का हियर था, और जो डोनाल्डसन थे वो बुक सेलर थे। ये जो केस था वो फेवर में आया था डोनाल्डसन के, बेकेट के अगेंस्ट था, फेवर में नहीं था, फेवर में था डोनाल्डसन के। इसमें कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो परपेचुअल हो सकता है, जैसे कि मिलर वर्सेस टेलर में हेल्ड किया। लेकिन कोर्ट ने हेल्ड कर दिया कि जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। क्यों? क्योंकि इस चीज को कवर किया है स्टैट्यूट ने, और जैसे स्टैट्यूट ने इस प्रिंसिपल को कवर कर लिया तो ये परपेचुअल नहीं रहा। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो कॉपीराइट के अधिकार हैं वो लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए है, परपेचुअली नहीं है। इसीलिए केस आया इन फेवर ऑफ डोनाल्डसन। ये जो जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट है। देन डेवॉल वर्सेस ब्राउन 1845 केस। जस्टिस चार्ल्स एल वुड ब्यूरे जो थे इसमें जज थे, उन्होंने हेल्ड किया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ऐसे ही प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए जैसे कि अगर कोई व्यक्ति खेती करता है तो उसको वीट के प्रोडक्शन किया तो उसको कल्टीवेट करने का अधिकार उसके पास है। उसी तरीके से अगर वो जानवर पालता है तो उसके ऊपर उसका अधिकार है बिकॉज उसने अपनी लेबर यूज़ की है। उसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति अपने माइंड का लेबर यूज़ करता है तो उसके ऊपर भी उसका उतना ही अधिकार है, और उसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में प्रोटेक्ट किया गया है। तो अपनी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।